एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम अपराध का एक एलिमेंट जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसको हम मेंस रिया या दुराशय के नाम से जानते हैं। जब हमने डेफिनेशन और एलिमेंट्स पर जो भी वीडियो बनाया था, उसमें हमने पढ़ा था कि जो अपराध के तत्व होते हैं वो 4 होते हैं। मेनली 4 एलिमेंट्स होते हैं किसी भी क्राइम के, ठीक। लेकिन आज हम जो दुराशय है, मेंस रिया है, उस पर चर्चा करने वाले हैं। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। साथ ही दुराशय से रिलेटेड जितने भी केस लॉ हैं वो सब हम इस वीडियो में एक एक करके डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम जितने भी मेजर एक्ट हैं वो सब केस लॉ के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आज का टॉपिक है दुराशय यानी कि मेंस रिया। अपराध के, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने जो डेफिनेशन और एलिमेंट्स ऑफ क्राइम का जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि देखिए, अपराध के 4 महत्वपूर्ण तत्व या 4 एलिमेंट्स होते हैं। एक है मानव, दूसरा दुराशय या मेंस रिया जो आज हम डिस्कस करेंगे, तीसरा है कार्य या लोप, और चौथा है उस काम को करने के बाद किसी को होने वाली क्षति या डैमेज। तो ये अपराध के 4 ज़रूरी तत्व थे जो हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था, डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। लेकिन जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है IPC से और जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है वो है दुराशय या मेंस रिया। अब हम आज की वीडियो में इसी मेंस रिया पे चर्चा करेंगे। देखिए, जो दुराशय है यानी मेंस रिया जो है वो अपराध का एक तत्व है, क्योंकि अपराध के लिए आशय और कार्य यानी कि इंटेंशन और एक्ट दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं। आपने केवल एक्ट किया लेकिन बुरी इंटेंशन से नहीं किया, आपकी इंटेंशन अच्छी थी, आपका आशय अच्छा था, तो वो अपराध नहीं होगा। दूसरी बात, आपके मन में कोई इंटेंशन आई किसी भी काम को करने के लिए, वो बुरी इंटेंशन थी, आप उसे बुरे आशय से करना चाहते हैं, लेकिन आपने अभी तक वो एक्ट ही कमिट नहीं किया, सिर्फ आपके मन में वो धारणा है, आपने सिर्फ मन में अभी आपके केवल आशय है, तो भी वो चीज़ अपराध नहीं बनेगी। कहने का मतलब ये है कि मात्र केवल आशय या मात्र केवल अकेला कार्य ही हम किसी चीज़ को अपराध नहीं कह सकते, जब तक कार्य और प्लस इंटेंशन, आशय दोनों ना हो। तो देखिए, किसी भी क्राइम, किसी भी ऑफेंस के लिए कार्य और आशय दोनों का होना बेहद ज़रूरी माना जाता है। जब आप किसी काम को बुरी इंटेंशन से करते हैं तो वो एक ऑफेंस हो जाता है, अगर वो लॉ के द्वारा निषिद्ध है, विधि के द्वारा निषिद्ध है। कार्य देखिए अपने आप में दंडनीय नहीं होता, जैसे कि मैंने बताया, जब तक हम उसे किसी विशिष्ट आशय से, किसी स्पेसिफिक इंटेंशन के साथ करते हैं, जब करते हैं, या वो निषिद्ध ना हो, है ना, जैसा मैंने बताया कि वो निषिद्ध ना हो, उसे मना ना किया गया हो। आमतौर पर ये माना जाता है कि दुराशय के अभाव में कोई भी काम, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो अपराध नहीं हो सकता। अपराध के लिए जो दायित्व होता है, जो लाइबिलिटी होती है, वो किसी भी इच्छित कार्य और उस काम के पीछे जो विशिष्ट आशय, जो स्पेसिफिक इंटेंशन होती है, उस पर निर्भर होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे पूरा का पूरा जो ये हमने पढ़ा है, एक छोटी सी ब्रीफ समरी हमने इसलिए पढ़ी है दुराशय के बारे में कि किसी भी अपराध को करने में, हालांकि एक बुरा आशय, दुराशय यानी जिसे हम मेंस रिया भी कहते हैं, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और अपराध का ये एक तत्व, एक एलिमेंट है, और काम और आशय दोनों होने चाहिए किसी भी अपराध के लिए। लेकिन आज की वीडियो में हमारा टॉपिक सिर्फ दुराशय है, हम सिर्फ मेंस रिया को कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम ये बात भी जानेंगे कि क्या कुछ क्राइम्स ऐसे भी होते हैं जो बिना दुराशय के हो सकते हैं। क्या कुछ क्राइम्स ऐसे होते हैं जिनमें अगर आपका मेंस रिया, आपका दुराशय अगर नहीं है, तो क्या वो फिर भी क्राइम माने जाएंगे, क्या वो फिर भी ऑफेंस की श्रेणी में आएंगे। तो आज हम उन्हीं सबको देखने वाले हैं। देखिए, दुराशय पे आगे बढ़ने से पहले हम एक महत्वपूर्ण लैटिन सूत्र के बारे में जान लेते हैं, जो दुराशय के बारे में बड़ा फेमस है। और कभी कभी जब आप मान लीजिए लॉ के स्टूडेंट हैं, LLB कर रहे हैं या LLM कर रहे हैं, और आपके सामने क्रिमिनल लॉ का पेपर आता है, या फिर आपके सामने IPC का एग्ज़ाम आता है, पेपर आपको लिखना होता है, और वहाँ अगर दुराशय से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम आ जाता है, तो आपको कभी कभी ये सूत्र लिखा हुआ अगर एग्ज़ाम में दिखाई देगा, तो बेसिकली ये बात किसकी कर रहा है, ये दुराशय की बात कर रहा है, क्योंकि दुराशय के संबंध में ये सूत्र बड़ा ही फेमस है, बड़ा ही प्रचलित है। देखिए, एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेंस सिट रिया, इसका मतलब क्या है कि मात्र कार्य ही किसी को अपराधी नहीं बनाता है, जब तक उसका मन
अपराधी ना हो। कहने का मतलब यह है कि अगर आप केवल कार्य करते हैं, कोई एक्ट करते हैं, लेकिन उसे बुरी इंटेंशन के साथ करते हैं, तब वो अपराध माना जाता है। और अगर आप उसे अच्छी इंटेंशन के साथ करते हैं तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। तो बेसिकली इंटेंशन को ध्यान में रखना चाहिए। ध्यान में महत्वपूर्ण रूप से अपराध के संबंध में इंटेंशन एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। इसी तरह से दुराशय के बारे में एक और जो दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र है वो ये है, एक्टस मीन वीटो फैक्टस नॉन एस्ट मैंस एक्टस। इसका मतलब है कि मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है। ठीक, आपका दुराशय नहीं था किसी काम को करने में, और आपने अगर दूसरे ने आपसे ज़बरदस्ती वो काम कराया तो मन को दोषी नहीं माना जाएगा उस पर्सन के जिसे दूसरे ने ज़बरदस्ती करके उससे वो काम कराया है। इस तरह से देखिए, दुराशय के दोनों तत्वों को जानने के बाद, दोनों सूत्रों को पढ़ने के बाद हम क्या समझते हैं कि कोई भी अपराध बिना दुराशय के नहीं हो सकता। लगभग हर विधिक प्रणाली में, अगर हम हर लीगल सिस्टम की बात करें तो उसका यही सिद्धांत है कि अपराध के लिए दुराशय का होना बहुत ज़रूरी है, यानी मेंस रिया होना चाहिए किसी भी अपराध को करने के लिए। ठीक, अब थोड़ी सी पृष्ठभूमि जान लेते हैं दुराशय मेंस रिया के बारे में। प्राचीन काल में अपराध और अपकृत्य में देखिए किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं होता था। मतलब क्राइम, एक तरफ क्राइम है, एक तरफ टॉर्ट है। टॉर्ट क्या होता है? टॉर्ट का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति आपके लीगल राइट्स को वायलेट करता है तो आप उससे क्षतिपूर्ति की मांग करते हैं। कोर्ट आपको क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन जो दिलाता है वो आपके टॉर्ट के मामले होते हैं। क्राइम हम जानते ही हैं क्या होता है। क्राइम वो होता है जिससे समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को क्षति होती है, बहुत बड़ा नुकसान होता है समाज के बड़े वर्ग को, और जो विधि के द्वारा निषिद्ध है। ठीक है ना, जिसमें लॉ को जिसको मना किया गया है लॉ में। तो एक तरीके से क्राइम और टॉर्ट, पहले क्या होता था कि दोनों में किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं होता था, दोनों को सेम ही माना जाता था। कुछ अपराध ऐसे भी हुआ करते थे पहले जो बिना दुराशय के भी अपराध माने जाते थे। अब वो कौन कौन से अपराध हैं जिन्हें पहले बिना दुराशय के भी अपराध माना जाता था? तो सबसे पहले आता है देखिए व्यभिचार, यानी कि किडनैपिंग। ये एक ऐसा अपराध होता था पहले जिसमें भले ही ले जाने वाले व्यक्ति की इंटेंशन गलत ना भी हो तो भी इसे अपराध माना जाता था। इसी तरह से द्विविवाह विवाह यानी बाइगेमी, ये भी पहले अपराध माना जाता था, आपका दुराशय हो या ना हो। तीसरा, न्यायालय की अवमानना यानी डिफेमेशन ऑफ कोर्ट, जब कोई न्यायालय की अवमानना करता है। चौथा, किसी की मानहानि करना। ठीक, अब यहाँ पे किसी की मानहानि करने के मामले को भी पहले क्या होता था, जो था वो दुराशय के बिना ही अपराध माना जाता था। तो ये अपराध कैसे हैं? ये आपके कठोर दायित्व या पूर्ण दायित्व से संबंधित होते हैं। यानी कि कठोर दायित्व के मामला स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के मामले, और पूर्ण दायित्व का मतलब हो गया एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के मामले। इसलिए दुराशय हो या ना हो इन्हें अपराध ही माना जाता था। तो बेसिकली ये कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जो हमने यहाँ पे देखे जिन्हें पहले समय में जो था दुराशय ना होने के अभाव में भी, मतलब दुराशय के अभाव में भी इनको क्राइम ही माना जाता था। इसके बाद अब बात करते हैं भारतीय विधि की। तो इंडियन लॉ में किस तरह की स्थिति है, ठीक है ना, दुराशय के बारे में। तो देखिए भारतीय विधि में, भारत में क्या होता है, आमतौर पर इंग्लैंड का जो ये कॉमन लॉ का प्रचलित दुराशय का सिद्धांत है हमारे यहाँ पे लागू नहीं होता है। यानी कि हम इस चीज़ को लागू नहीं करते हैं। और यहाँ आपराधिक विधि क्योंकि हमारी कोडिफाइड है। जब हम अपना क्रिमिनल लॉ देखें, मान लीजिए हम आईपीसी की बात करते हैं, तो हमारी अगर हम आईपीसी देखें तो हमारी आईपीसी कोडिफाइड है ना, सेक्शन में बटा हुआ है हमारा आईपीसी। इसके अलावा अगर हम बात करें सीआरपीसी की तो वो भी हमारा कोडिफाइड है। सीपीसी की बात करें तो वो तो सिविल लॉ हो गया, वो भी हमारा कोडिफाइड है। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं अपने क्रिमिनल लॉ की, तो हमारा जो क्रिमिनल लॉ है वो कोडिफाइड है, सेक्शंस में बटा हुआ है। यहाँ अपराधों को सावधानी पूर्वक डिफाइन किया गया है। आप देखो जब हम आईपीसी को देखते हैं तो आईपीसी का जितने भी उसमें सेक्शन दिए गए हैं, हर सेक्शन में, अलग अलग सेक्शन में अलग अलग ऑफेंसेस को बहुत सावधानी से, बड़े केयरफुली जो है वो डिफाइन किया गया है। और जहाँ कहीं भी मान लीजिए हमें दुराशय की ज़रूरत पड़ी है, दुराशय की हमें ज़रूरत दिखाई दी है कि नहीं यहाँ पे इंटेंशन होनी चाहिए, वहाँ उसे डेफिनेशन में ही क्लियर कर दिया गया है उस बात को। दुराशय के सिद्धांत को आईपीसी में दो तरह से प्रभावी बनाया गया है। किस तरह से बनाया गया है? पहला, जो हमारे जनरल एक्सेप्शंस हैं उससे संबंधित जो हमें चैप्टर दिया गया है, जो मैंने बताया था 76 से लेके 106 तक हमें जनरल एक्सेप्शंस दिए गए हैं। तो इन जनरल एक्सेप्शंस में ही
जो संहिता में जो डिफाइन किया गया है इन जनरल एक्सेप्शंस को, वो सारे अपराधों को हमारे कंट्रोल करता है। क्योंकि इन जनरल एक्सेप्शंस में कहा गया है कि अगर कोई क्राइम हो भी जाता है और वो 76 से लेके 106 तक की जो भी परिस्थितियां दी गई हैं इन जनरल एक्सेप्शंस के, अगर किसी एक एक्सेप्शन में वो क्राइम आपका आ जाएगा तो वो क्राइम नहीं माना जाएगा। ठीक, तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरा जो पॉइंट है जो दुराशय को कंट्रोल करता है वो है आईपीसी में हर अपराध का सावधानी पूर्वक परिभाषित करना। यानी हर जो भी आपको डेफिनेशन देखो, मान लीजिए चोरी की ही अगर मैं बात करूं, थेफ्ट की मैं बात करती हूं आईपीसी में, तो 378 में इसकी डेफिनेशन दी गई है। अब जब हम 378 में डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स दिए गए हैं चोरी के, कि बेईमानी से किसी की प्रॉपर्टी को ले जाना, और प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, मूवेबल होनी चाहिए, जंगम प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उस व्यक्ति की सहमति से ले जाई गई हो, उसके कब्जे में से हटाई गई हो। तो ये इस तरीके से हर जो सेक्शन है उसके आप अलग से एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। बहुत ही केयरफुली डिफाइन किया गया है हर अपराध को आईपीसी में, ताकि दुराशय जो अपराध के लिए एक ज़रूरी तत्व है उसको निश्चित रूप से उसमें शामिल किया जा सके। तो इस तरह से आईपीसी में इस तरीके से कंट्रोल किया गया है मेंसरिया को या दुराशय को। अब बात कर लेते हैं भारतीय दंड संहिता में दुराशय की जगह पे कौन कौन से वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। आपको क्लियरली लिखा हुआ नहीं मिलेगा किसी भी डेफिनेशन में। इतनी सारी डेफिनेशंस, इतने सारे क्राइम्स की डेफिनेशन हमें दी गई हैं आईपीसी में, क्लियरली हमें लिखा हुआ नहीं दिखाई देता है, बल्कि दुराशय की जगह पे कुछ अलग अलग वर्ड्स का यूज़ दिखाई देता है। सबसे पहले बात करते हैं स्वेच्छा से। ये सारे वर्ड्स जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये किसी ना किसी डेफिनेशन में हमें मिलते हैं। स्वेच्छा से, आशय से यानी इंटेंशनली, जानबूझकर, धोखे से, बेईमानी से। जैसे मैंने बताया ना कि चोरी की डेफिनेशन में बेईमानी से अगर कोई किसी की प्रॉपर्टी ले जाता है, 378 में इसकी डेफिनेशन दी गई है, तो वहाँ पे देखिए दुराशय वर्ड का यूज़ नहीं हुआ है, बल्कि बेईमानी से का वर्ड आपको मिलेगा 378 चोरी में। ठीक, इसी तरह ही जितने भी वर्ड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो अब अगर मैं आगे की बात करूँ विद्वेष पूर्वक हो, है ना, असावधानी से हो, उपेक्षा से हो, और भ्रष्टता पूर्वक हो या दूषित रीति से हो, तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये दुराशय के ही मीनिंग को क्लियर करते हैं। क्लियरली तो दुराशय वर्ड हमें आईपीसी में जितनी भी डेफिनेशन दी गई हैं वो दिखाई नहीं देती है, इनकी जगह ये वर्ड यूज़ किए गए हैं। अब दुराशय से संबंधित केस लॉज देख लेते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि हम इसमें केस लॉ भी देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं। सबसे पहला केस आता है आर वर्सेस प्रिंस, 1875 का केस है। इस मामले में जो अभियुक्त हेनरी प्रिंस था वो एनी फिलिप्स नाम की लड़की को उसके पिता की इच्छा के खिलाफ ले जाता है। वो उसे 16 साल से ज़्यादा उम्र की समझता है, जबकि उसकी आयु 14 साल से ज़्यादा थी, मतलब वो 16 साल की नहीं थी। जस्टिस ब्लैकबर्न थे इस केस में जो जज थे, उन्होंने कहा कि इस मामले में कॉमन लॉ का ये नियम लागू ही नहीं होता कि बिना दुराशय के दंडित नहीं किया जा सकता, और यहाँ पे उसे दोषी ठहराया गया। क्योंकि कॉमन लॉ में ये माना जाता है, जो इंग्लैंड का कॉमन लॉ है, जो सामान्य विधि है, उसमें दुराशय पे बहुत जोर दिया जाता है। उसमें कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति का दुराशय नहीं है तो वो ऑफेंस के लिए या क्राइम के लिए दोषी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जस्टिस ब्लैकबर्न ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि जो इंग्लिश का कॉमन लॉ है वो ये यहाँ पे नहीं चलेगा, और यहाँ पे कि दुराशय के बिना हम उसको दंडित नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो अभियुक्त था उसको दोषी ठहराया गया लड़की के अपहरण का, क्योंकि वो उस लड़की को उसके पिता के कब्जे से ले गया था। इसके बाद नेक्स्ट केस आता है क्वीन वर्सेस टॉलसन, और ये 1889 का केस है। इस मामले में टॉलसन नाम का व्यक्ति की जो शादी थी वो अभियुक्ता यानी अभियुक्ता जो स्त्री थी उसके साथ हुई थी, और 1 साल के बाद ही 1881 में वो घर से चला गया। उसके बड़े भाई ने सूचना दी कि अमेरिका जाने वाले जहाज़ से, जिस जहाज़ से वो गया था वो पानी में डूब गया है, और 1887 में उसने अपने आप को विधवा मानकर उस स्त्री ने दूसरा विवाह कर लिया, दूसरी शादी कर ली। इसके बाद जब वो वापस आया तो उसने अपनी पत्नी पे दुर्व्यवहार का वाद चलाया, यानी बाइगेमी के लिए उसने केस फाइल किया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अभियुक्ता यानी कि वो जो स्त्री थी जिसने द्विविवाह किया था, उसने सद्भावपूर्वक ये विश्वास किया था, उसे गुड फेथ में ये विश्वास था कि उसके पति की डेथ हो चुकी है। ठीक, इसलिए दुराशय के अभाव में वो द्विविवाह की दोषी नहीं है। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट आ रहा है वो सद्भावपूर्वक विश्वास करने का आ रहा है, क्योंकि उसके मन में कोई बुरी इंटेंशन नहीं थी कि वो दूसरी शादी करना चाह रही थी, ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि उसने सद्भावपूर्वक विश्वास किया था इस बात पे कि उसकी पति की डेथ हो चुकी है, तभी जाके उसने दूसरा विवाह किया है। और इस तरह से कोर्ट ने सद्भावपूर्वक विश्वास के आधार पर उसकी बात को मानते हुए दुराशय के अभाव में, क्योंकि उसमें कोई दुराशय नहीं था, उसके मन में कोई बुरी इंटेंशन नहीं थी, उसको द्विविवाह के लिए दोषी नहीं ठहराया।
इसी तरह से नेक्स्ट केस आता है शेराज वर्सेस रूडजन, 1895 का मामला है। इस मामले में एक व्यक्ति को शराब बेचने का लाइसेंस इस शर्त पर दिया गया था कि वो ड्यूटी पर होने वाले पुलिस कर्मचारी को शराब नहीं बेचेगा। अब एक दिन एक सिपाही उसके घर पर आया और शराब परोसने को उससे कहा गया। सिपाही ने उस समय अपनी आर्म प्लेट जो लगी होती है उसको उतारा हुआ था। अब उस व्यक्ति ने सद्भावपूर्वक विश्वास किया और कि अब वो ड्यूटी पर नहीं है और उसको शराब सौंप दी। जो जस्टिस राइट थे इस केस में, उन्होंने कहा कि इस मामले में सद्भावपूर्वक विश्वास किया गया था उस व्यक्ति के द्वारा कि अब वो ड्यूटी पर नहीं है और इसीलिए दुराशय के अभाव में यहाँ पर उसे दंडित नहीं किया गया। तो उसने गुड फेथ में इस चीज़ को स्वीकार किया था कि उस समय वो ड्यूटी पर नहीं था, इसलिए उसको दोषी नहीं ठहराया गया। इसके बाद एक और केस आता है काम वर्सेस प्रेसवी। सब जितने भी केस हम लॉ डिस्कस कर रहे हैं वो सब इम्पॉर्टेंट केस लॉज हैं, मेंस रिया के ही केस लॉज हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस मामले में प्रेसवी जो एक पुलिस अधिकारी था, एक व्यक्ति हरफोर्ड को जो पब्लिक प्लेस में नशे में था उसे बंदी बना लेता है। यानी पुलिस अधिकारी ने एक व्यक्ति को जो पब्लिक प्लेस में है ना नशे में था उसको बंदी बना लिया, जबकि वास्तव में वो व्यक्ति नशे में नहीं था। वो किसी कारण से बेहोश हो गया था। उसका दोस्त उसके दोस्त ने उसे एक दवाई दी थी उसके फ्रेंड ने, और वो होश में ही नहीं आया फिर भी। लेकिन उसका दोस्त क्या करता है, डॉक्टर लेने चला जाता है और पुलिस ने उसे नशे में समझा। और इसमें जज का नाम था हॉर जज। तो उन्होंने कहा कि यद्यपि नशे का निर्धारण करना बड़ा आसान होता है, लेकिन पूर्ण निश्चितता भी नहीं होती है कि व्यक्ति नशे में है या नहीं, है ना। इस चीज़ को हम पूरी तरह से निश्चित नहीं कर सकते हैं। यहाँ ऐसे मामले में प्रतिवादी से गलती हो ही जाती है। तो एक तरीके से यहाँ पे इस मामले में जो पुलिस अधिकारी थे, जो प्रतिवादी थे, डिफेंडेंट थे, उनको इसमें दोषी नहीं ठहराया, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनमें प्रतिवादी से गलती हो ही जाती है। आइए अब दुराशय से संबंधित एक और इम्पॉर्टेंट केस पर चर्चा कर लेते हैं। केस का नाम है महाराष्ट्र राज्य बनाम M.H. जॉर्ज। इस मामले में अभियुक्त M.H. जॉर्ज जो था वो स्विट्जरलैंड के वायुयान से मनीला की यात्रा पर था। जब जहाज़ मुंबई हवाई अड्डे पर उतरा तो उसने सामान की खोजबीन करने से उसके पता चला कि उसके पास तो 34 किलो सोने की सिल्लियाँ हैं, लेकिन उसने ये बताया नहीं था। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसी बीच में एक नोटिफिकेशन, एक विज्ञप्ति जारी कर दी और कहा कि कोई भी जहाज़ में सोना लाएगा तो उसे अपने घोषणा पत्र में ये बात घोषित करनी होगी। उसे क्या किया गया, जो एक्सचेंज होता है, फॉरेन एक्सचेंज एक्ट जो बनाया गया है, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1947, उसकी धारा 8(1) के तहत सोना लाने के लिए उस पर वाद चलाया गया, उसे अभियोजित किया गया और दंडित भी किया गया। इसके बाद क्या होता है कि बम्बई हाईकोर्ट ने कहा कि दुराशय अपराध का एक आवश्यक तत्व है, इसलिए वो दोषी नहीं है, यानी कि उसका कोई बुरा आशय नहीं था, क्योंकि उस समय तक उसके ज्ञान में नहीं था, उसे इस बात की नॉलेज ही नहीं थी कि सोने के यातायात पर भी इस तरह की शर्त लगा दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुब्बा राव थे, जिन्होंने कहा, उसे दोषी भी ठहराया और कहा कि कॉमन लॉ में दुराशय भले ही एक ज़रूरी तत्व हो, इंग्लैंड के कॉमन लॉ में, लेकिन कुछ अधिनियम पूर्ण दायित्व यानी एब्सोल्यूट लाइबिलिटी पर आधारित होते हैं। इसलिए उसे इस बात की जानकारी होनी चाहिए थी कि ऐसा कानून बन गया है। ऐसा कानून क्योंकि ज़्यादातर जनता की भलाई के लिए ही बनाए जाते हैं, इसलिए इसमें दुराशय का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ ऐसे मामलों में दुराशय बिल्कुल महत्वहीन है। ऐसे मामलों में हम दुराशय को महत्व नहीं देते हैं और इस तरह से उस व्यक्ति को दोषी ठहराया गया। अब बात कर लेते हैं दुराशय के अपवाद यानी एक्सेप्शंस ऑफ मेंस रिया के बारे में। देखिए, कठोर दायित्व और पूर्ण दायित्व, इन्हें दुराशय का अपवाद माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि दुराशय के मामले में ये कहा जाता है कि जो मामले बिना दुराशय के भी दंडित होते हैं उन मामलों को कठोर दायित्व का मामला या पूर्ण दायित्व का मामला माना जाता है। आमतौर पर किसी भी अपराध को गठित करने के लिए दोषी मस्तिष्क का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ अपराध ऐसे भी होते हैं जिनमें अभियुक्त की तरफ से, जो अभियुक्त होता है उसकी तरफ से किसी अपराध के विधिक दोष की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, और ये ऐसे अपराध होते हैं जिनमें दुराशय की ज़रूरत को अपवर्जित कर दिया गया है। ऐसे अपराधों को ही हम कठोर दायित्व या पूर्ण दायित्व का अपराध कह सकते हैं। कॉमन लॉ की अगर हम बात करें तो उसमें दुराशय के 3 मान्यता प्राप्त सिद्धांत दिए गए हैं। सबसे पहला आता है सार्वजनिक उपताप यानी पब्लिक न्यूसेंस, दूसरा है आपराधिक अपलेख यानी डिफेमेशन, और तीसरा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना। तो ये कठोर दायित्व के मामले कॉमन लॉ के अंदर माने जाते हैं। ये ऐसे मामले हैं जिन्हें हम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी या एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के मामले
कह सकते हैं। ठीक, और यहाँ इन मामलों में दुराशय हो ना हो पर जो अभियुक्त है उसका, फिर भी उसे दोषी ठहराया जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पब्लिक न्यूसेंस की। लोक उपताप। देखिए, पब्लिक न्यूसेंस में दुराशय बिल्कुल महत्वहीन होता है। इसे आईपीसी के सेक्शन 268 में इसकी डेफिनेशन दी गई है और 290 में इसका दंड दिया गया है। ठीक, तो ये हो गया आपका पब्लिक न्यूसेंस। इसी तरह से दूसरा है आपका आपराधिक अपलेख, यह है ना, जो डिफेमेशन होता है, मानहानि जिसे हम कहते हैं। मानहानि के मामले में अगर किसी समाचार पत्र में कोई भी व्यक्ति किसी के संबंध में कोई अपमान लेख छापता है तो उसका मालिक भी दोषी होता है। ये कठोर दायित्व का मामला माना जाता है, यानी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का मामला माना जाता है और आईपीसी के सेक्शन 49 में इसको डिफाइन किया गया है और जो सेक्शन 500 है उसमें इसकी जो है वो पनिशमेंट दी गई है। इसके बाद आता है नेक्स्ट तीसरा, न्यायालय की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। न्यायालय की अवमानना का मामला भी बिना दुराशय के ही दंडनीय है। भले ही अवमानना करने वाले का आशय सद्भावपूर्ण रहा हो, तब भी वो न्यायालय की अवमानना का ही दोषी होगा। न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1976 एक एक्ट बनाया हुआ है जिसमें अगर कोई व्यक्ति कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी है तो उसे 6 महीने का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब ये तो बात थी कॉमन लॉ के सिद्धांतों की। ठीक, अब बात कर लेते हैं इंडिया में। इंडिया में कौन से मामले हैं जिनको हम कठोर दायित्व या पूर्ण दायित्व में रखा गया है जिनको, तो सबसे पहले आता है व्यापरण यानी कि किडनैपिंग। तो अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए 16 साल से कम उम्र के किसी लड़के को या 18 साल से कम उम्र की लड़की को या किसी पागल व्यक्ति को अपने साथ ले जाता है, भले ही ले जाने वाले व्यक्ति का कोई दुराशय ना हो, कोई बुरी इंटेंशन या उसके अंदर मेंसरिया ना हो, तब भी वो किडनैपिंग का दोषी होगा। इंग्लैंड में आर वर्सेस प्रिंस का मामला जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है उसमें उस व्यक्ति को दोषी ठहराया गया था, है ना। भारतीय दंड संहिता में भी इसका जो दंड दिया गया है वो सेक्शन 363 में दिया गया है। तो इस मामले को इंडिया में व्यापरण का जो मामला है, जो किडनैपिंग का मामला है, इसको हम कठोर दायित्व का मामला मानते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है द्विविवाह यानी कि बाइगेमी। भारतीय दंड संहिता का जो सेक्शन 494 है जो बाइगेमी को डिफाइन करता है, ये क्या करता है, इसका दंड भी बताता है और इसकी परिभाषा भी देता है। इस अपराध को करने वाला व्यक्ति भले ही उसने कार्य करने से पहले जिस व्यक्ति से विवाह करना है उस वाले व्यक्ति को उसकी सहमति भी ले ली हो, फिर भी वो द्विविवाह का दोषी होगा। तो बाइगेमी जो है ये भी हमारा स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में आता है इंडिया के अंदर और इसके लिए व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है, भले ही उसका दुराशय हो या ना हो। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जो मेंसरिया था उस पर पूरी चर्चा की है। उसके क्या क्या केस लॉ हैं वो भी हमने प्लस केस लॉ सारे डिस्कस किए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट केस लॉज थे एग्ज़ाम के लिहाज से। इसके अलावा अगर मैंने ये भी बता दूं आपको एक बार फिर से कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही वीडियो आज का मैं ये भी आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जितना हो सके। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।